नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोगों के समक्ष इकोनॉमिक्स विषय लेकर आए हैं और इसे समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका हम हिंदी अर्थ जान लेते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऐसे हम लोग समझते हैं, कुछ लोग यह मानकर चलते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक्चुअली अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ही नहीं। यह लिमिटेड सोर्सेस को मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे जनरेट किया जाए, इसी के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? विश्वेश्वरैया को। जी हाँ, विश्वेश्वरैया को। चाहे मुंबई का दलाल स्ट्रीट हो, कोई भी ऐसा कोई जगह मान लीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, मान लीजिए वहाँ पर एक बीघे में या फिर 10 कट्ठे में या फिर 8 विषय में, चाहे 2 विषय में, जितने में भी सब लोग अपना सिटी मॉल या फिर दुकानें, शॉपिंग शॉप्स वगैरह खुले हैं, है ना। वहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है, मान लीजिए कि स्क्वायर फुट कुछ जगह बची है। आपको अगर आपके पास पर्याप्त धन है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे कि ज़मीन की कमी है, वहाँ पर थोड़ी सी जगह ज़मीन है 2 पैसे की, आपको वहाँ पर आप कुछ दिमाग लगाइएगा कि ताकि हमको वहाँ से क्या प्रॉफिट मिल सकता है। मान लीजिए वहाँ पर उस जगह पर आपको साइकिल स्टैंड या फिर कुछ ऐसा पार्किंग वर्किंग का सुविधा का वहाँ पर अभाव है, तो आप उस जगह पर पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले आप उस जगह को एक अंडरग्राउंड बनाइएगा। अंडरग्राउंड बनाकर उस पर जैसे घर का छत का डलिया होता है, बड़ा चौक टाइप का डलिया करिएगा, और फिर एक जो वो क्या कहते हैं गाड़ियों को ऊपर ले जाने वाला ट्रक व्हील को बना दिया जाए, और ऐसे 4-5 तले 6 तले बना दिया जाए। अब गाड़ी को एकदम लाइन बाई लाइन अपना जितने भी व्हीकल हैं सबको लाइन बाई लाइन सबमिट करके रख दिया जाए। अब बताइए एक गाड़ी से आप 100 रुपये लेंगे, दिन भर में अगर 500 की गाड़ी अगर रहेगी तो समझिए कितना रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यही चीज़ बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आप ऐसे मान लीजिए एक तला हो गया, ऐसे कई तले बना दिए, और लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कितने पैसे अर्जित करते हैं उसी को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। अभी देखिए कोरोना आया था, अब लोग क्या करते थे? मास्क बनाकर बेचना प्रारंभ किया। अधिकतर वो ऐसे जगह पर जाते थे जहाँ मास्क की ज़्यादा बिक्री हो, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो। अब लोग घर पे से अब कुछ लोग हैं इनकी तो अपनी होती है लापरवाही। अब वहाँ पर तो भाई अंदर जाने नहीं देगा। अब पुलिस भी पकड़ती थी, 10 घंटा मारती थी, फाइन भी ठोकती थी। तो वहाँ पर लोग 10 रुपये की जो मास्क थे, जिसका कीमत मान लीजिए 5 रुपये हो, उसको 20 रुपये में बेचते थे, मजबूरन लोगों को लेना भी पड़ता था। तो ऐसे यही होता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। हाँ, बिहार में दारू वाला ही सब, लेकिन वो अर्थशास्त्र में नहीं रखा जा सकता, इलीगली काम हो गया। लेकिन कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र वही है कि जो कम से कम लिमिटेड रिसोर्सेज में अधिक से अधिक प्राप्त कर सके धन, उसी को करते हैं अर्थशास्त्र। तो इस बात को हम लोग नोट भी कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र। ठीक है, कहा जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं अर्थशास्त्र। तो समझ लिए अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र कितने होते हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र कितना होते हैं? ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्षेत्र क्या होता है। देखिए इसके 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 3 होता है स्वभाव के आधार पर, दूसरा होता है शर्त के आधार पर, और तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पर। स्वभाव के आधार पर में पहला आता है प्राथमिक, जिस पर मनुष्य का कोई बस न चले, जो पूरा तरह से प्रकृति के अधीन हो। और जैसे कि मान लीजिए कि कृषि क्या है? कृषि भी आज है, कल सूखा पड़ जाए, भगवान की देर दृष्टि है, अगर कुछ में आपदाएँ आ जाए, है ना। तो ये सब डिपेंडेंट अधिकतर किस पर होती हैं? जो सीधे प्राप्त किया जाता है वो प्राथमिक सेक्टर के अधीन आता है। तो मान लीजिए कि क्या हो गया? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। अब पशुपालन, आप बताइए कि पशुपालन आपने कभी सुना है? रिलायंस का भैंस, जियो का गधा, टाटा की मुर्गी। हाँ, जो छोटे छोटे जीव जंतुओं का पालन होता है ना, मुर्गा मुर्गियों को, उसका कुक्कुट पालन। क्या? हाँ, इसमें और से भी आ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर से कुछ बहुमूल्य रसायन निकलता है या फिर बहुमूल्य कोई तत्व निकलता है, जैसे कि हीरा हो गया। आपके घर से सोना निकला, वो भी सरकारी। आपके घर से कोयला निकला, वो भी सरकारी हो जाएगा। आपके घर से पेट्रोलियम गैस निकला, वो भी सरकारी है ना। कोई भी खतरनाक चीज़ मिला तो आपका। मान लीजिए कि घर में से कोई बारूद निकला, आपका। बंदूक निकला, आपका। पत्नी निकली मतलब कहने का मतलब कि कोई भी खतरनाक ऐसे भी चीज़ जो जन सामान्य के लिए हानिकारक है तो
आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्राथमिक चीज़ को मान लीजिए कि गेहूँ है ना, कृषि से उपज हुआ गेहूँ को अगर हम उसका मशीन में उसको पिसवाने ले जाते तो आटा बनवाना है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक, जिसमें विनिर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। हाँ, अरे भाई बचपन में हम भी जब हम पढ़ते थे 7-8 में, तो हमारे क्लासमेट होते थे, बीच में दिख जाते हैं, कहाँ आटा पिसवा ले जाता है? ना रे, आटा पिसवाना गेहूँ पिसवा ले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आटा पिसवाने ले जाते हैं। चलिए ठीक है, गन्ना की खेती प्राथमिक, उससे चीनी बन गया तो द्वितीयक। आलू का खेती प्राथमिक, चिप्स कट गया तो द्वितीयक। तो ये हो गया द्वितीयक। समझ में आया? माने जितना भी कारखाना वारखाना हो गया तो क्या हो गया? द्वितीयक। कारखाना, फैक्ट्री वैक्ट्री द्वितीयक में। चलिए हम तृतीय सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, तृतीयक। देखिए प्राथमिक सेक्टर में ना बहुत लोग 70% भारत की जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर में काम करती है, सब कृषि पर आधारित है। और दूसरा हो गया निर्माण विनिर्माण। अब जिसके माता पिता या फिर गार्जियन फैक्ट्री में काम करते होंगे वो सब हो गए द्वितीय सेक्टर के। और तृतीय सेक्टर में आता है जैसे कि परिवहन। अब मान लीजिए कोई चीज़ का उत्पादन हुआ तो उसको ले जाकर मार्केट में बेचने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो इसके लिए, या फिर सेवा हो गया, जैसे कि शिक्षा हो गया। शिक्षा हम आपको मान लीजिए चाहे बैंक है, बैंक आपको सेवा देती है ना। पुलिस भी एक तरह से आपको सेवा ही देती है। वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है तो आपको आपके सेवा प्रदान करने के लिए करता है। तो सब किस में आ गए? तृतीयक सेक्टर में। अब हमें पता चल गया कि टर्शियरी में क्या होता है। टर्शियरी में होता है प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर के जितने भी हो गए उसका सेवा का काम कितने होगा? तृतीयक सेक्टर में होगा। अरे आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे कि जो फार्मर फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखे, उनको पता होगा भाई अब गेहूँ या फिर धान का उपज होती है तो उसको बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता है? तो उसको कहीं किसी ट्रैक्टर या टायर पर लाद कर ले जाया जाता है मार्केट में। अब मार्केट में जाएगा या फिर फैक्ट्री में जाएगा, इसको ले जाने के लिए हमें किसी परिवहन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? तो टर्शियरी वाला में यही होता है। आप समझ में आ जाएगा। देखिए टर्शियरी में यही होता है कि आपको प्राथमिक सेक्टर हो या द्वितीयक सेक्टर में, जो इसमें आपका सेवा प्रदान करता है वो टर्शियरी आ जाता है। जो उसको सेवा प्रदान करता है वो टर्शियरी में आ जाता है। चलिए बाबू, अब हम समझ गए नेचर के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर। अब हम समझते हैं शर्त के आधार पर। इसमें आता है संगठित और दूसरा आता है असंगठित। पहले हम संगठित को समझ लीजिए। ऑर्गेनाइज क्या होता है? ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि जिसका टाइम फिक्स हो। क्या हो? टाइम, समय फिक्स हो, और उसका साथ ही साथ उसका सैलरी भी फिक्स हो। सैलरी, हाँ भाई, उसका वेतन भी फिक्स हो। और वेतन ही नहीं, उसमें अवकाश भी मिला, अवकाश भी, हाँ, छुट्टी भी साथ ही मिलते रहे। अधिकतर ऐसा सरकारी जॉब में ऐसा देखा जाता है कि सरकारी क्षेत्र में जो होते हैं ना, संगठित ऑर्गेनाइज होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे होते हैं जो अवेलेबल कंपनियाँ नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो ऐसे कंपनियों में उसका संगठन व्यवस्थित रहता है, व्यवस्थित ढंग से रहता है, उसको संगठित कहते हैं। अब दूसरा हो जाता है असंगठित। असंगठित मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप बहुत से लोग होंगे कि जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कृषि हो गया। तो कृषि में क्या, अब मन किया तो 4 बजे चल दिए, है ना, दिन साफ रहा तो अपना 4 बजे भोर में निकल गए, नहीं तो 6 बजे मन किया अब इधर से बाबूजी ढकेल करके भेज दिया कि जा खेत पर से 4 बजे धान कट गया, उधर गए मोबाइल से लगे बतियाने, है ना। हाँ वो ठीक है, कहने का मतलब कि कृषि हो गया, फिर दुकान हो गया, तो सब किस में आएगा? असंगठित में आएगा। जिसका टाइम वैल्यू कुछ फिक्स ना हो, वेतन फिक्स ना हो, उसको हम असंगठित में रख देते हैं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स, हमने जाना था कि इसको 3 सेक्टर में विभाजित किया गया। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। पहला नेचर के आधार पर हम लोग पढ़ लिया, स्वभाव के आधार पर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, टर्शियरी, तृतीयक, हाँ भाई गलती हो सकता है, तृतीयक हो गया। और दूसरा शर्त के आधार पर, एक होता है संगठित और दूसरा असंगठित। सार्वजनिक स्वामित्व के आधार पर, सार्वजनिक बताने की जरूरत है क्या? जितने भी सरकार के द्वारा प्रदत्त सेवाएं हैं उसको सेक्टर है, उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र में मानते हैं। जैसे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, है ना, सरकारी कॉलेज हो गया, रेलवे हो गया। रेलवे को भी अब प्राइवेट किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, चाहे
जितने भी हो गए तो सब सरकारी हो गए जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और दूसरे हो गए निजी। अब सरकारी टीचर का देखिए ना, उनका मैंने बताया ना संगठित होता है, उनका टाइम फिक्स होता है। और तीसरा होता है कि जो सार्वजनिक प्लस, तीसरा में होता है जो सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक प्लस निजी, इनको हम कहते हैं संयुक्त। क्या कहते हैं? दोनों रूप से इसको बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं? संयुक्त। अब इसमें क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जॉइंट एडवेंचर में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई किसका कितना प्रॉफिट होता है, किस हिसाब से उसको उसमें इनपुट किया है, उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब मान लीजिए कि इस समय सरकारी विद्यालय का कामकाज देख ही रहे हैं, सरकारी शिक्षा का क्या हाल है, तो कितना स्तर गिर रहा है। तो अगर सरकार हमसे कोई जॉइंट एडवेंचर करती है तो फिर, या फिर पार्टनरशिप भी करती है, तो हम उसमें उससे भी कुछ, तो हम सरकार से कहेंगे ना भाई कि टीचर का जो फीस वगैरह है आप देखिएगा, है ना, बिल्डिंग का खर्च आप देखिएगा, इसमें जितने मेंटेनेंस है, कुर्सी टेबल ब्रेंच या फिर लाइमलाइट वगैरह कैमरा सब आप देखिएगा, है ना। और बाकी जो टीचर का शेड्यूल है हम फिक्स करेंगे, इसमें बुक क्या कौन सा चलेगा हम डिसाइड करेंगे, इसमें PDF इन्वॉल्वमेंट में जितना भी लगेगा उसमें क्या क्या रहना चाहिए और हम फिक्स करेंगे। तो इसमें जिसका जो जिस तरफ से उसका इन्वेस्टिंग रहेगा, मान लीजिए सरकार का इन्वेस्टिंग है 51% और मेरा इन्वेस्टिंग है 49%, तो मान लीजिए कि अगर इतना है तो उसी के हिसाब से उसका प्रॉफिट भी जाएगा, है ना। मान लीजिए पूरा मिला के 100 रुपये, एक में लिमिटेड है ना, 100 रुपये आता है, तो 100 रुपये में कितना 51 रुपीज़ सरकार के खाते में जाएगा और 49 रुपीज़ हमारे खाते में आएगा। तो ये सब एक तरह से इसको हम PPP मॉडल भी कहते हैं। एक होता है सहकारी, कोऑपरेटिव। सरकार ना छोटे मोटे उद्योगों के लिए, जो कुटीर उद्योग हैं उनके लिए कोऑपरेटिव सहकारी संस्था व्यक्त करते हैं, सहकारी बना रखी है। जैसे हो गया मछली उत्पादन हो गया, या फिर कुक्कुट उत्पादन हो गया, फिर रेशम बुनकर इत्यादि जो जितने भी छोटे मोटे उत्पादन हो गए, जैसे बीड़ी उड़ी, या फिर जो छोटे मोटे होते हैं उत्पादन के लिए, उन्हें सरकारी संस्थाएं की हैं। जैसे कि मतलब डेयरी उत्पादन के लिए, अब अमूल डेयरी का तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब वही सरकारी में जाता, और सरकारी वाला उठा के पूरा दूध का दूध बेच देता। अब अमूल डेयरी वाला उसमें से क्या करता है, पास्चराइजेशन करता है, उसमें से क्रीम अलग निकालता है, अमूल का क्रीम आता है, मक्खन आता है, अमूल का वो सब दूध अलग। कितने रुपये पैकेट? 20, हाँ 40 रुपये का आधा लीटर, ऐसे पैकेट में मतलब जो भी है जहाँ का रेट है उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेचता है, और उसका अपना प्रॉफिट सरकार के हिसाब से अपना MOU पर हस्ताक्षर, MOU मतलब होता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैठना चाहिए ना भाई। सरकार और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगा तभी तो MOU होगा, मतलब आपके अंदर आपका और उनका विचार एक दूसरे से व्यक्त होगा, तभी तो आप लोगों के समक्ष वो बनेगा। तो उसी तरह आपके विचार और सरकार एक दूसरे से विचार विमर्श करके एक MOU पर साइन करवाती है। मान लीजिए उसमें जिसका जितना भी होगा इन्वेस्ट होगा उसके हिसाब से उसको, जिसका जितना सेवा होगा उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और दूसरा हो गया, मान लीजिए अब देखिए सहकारी संस्थाओं की इतना ज़्यादा फोकस कर रही है ना सरकार चाइना में, कि जो भारत सरकार उससे बहुत ज़्यादा, भारत सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए। सोचिए कि बिहार में लोग 70% कृषि पर आधारित है, उनको मछली पालन वगैरह, मुर्गी पालन वगैरह के लिए, कुक्कुट पालन जैसे कहते हैं, उसके लिए उसे और ज़्यादा तकनीकी व्यवस्था करना चाहिए। और साथ में साथ देखिए अब यहाँ के लोग हैं, इनको पता ही नहीं, थोड़ा सा उनको जानकारी भी दे देना चाहिए। अब मछली पालन के लिए समझते हैं लोग कि चलो बस गढ़ा मार डाला हो गई, मछली डाला, अरे उसमें देखिए जाएगा ढाल किसका pH कितना रहना चाहिए पानी का, उस हिसाब से उसमें कौन सी मछली डालनी चाहिए, उस हिसाब से उन लोगों को ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है और ज़्यादा सुदृढ़ हो सके। अब मुर्गी के ऐसे थोड़ी है कि आप ले जाकर किसी फार्म हाउस में रख देता है, उसके लिए अब ठंडी के दिन में अधिकतर जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी मौत हो जाती है ठंडी की वजह से, तो उसके लिए वहाँ पर हीटर भी, वहाँ पर पीले बल्ब भी लगाना पड़ता है। तो इस हिसाब से उसको वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। अब यहाँ पर डेयरी का भैंस का लोग रखने को गाँव में बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन उसका सूटेबल, उसका किस प्रकार से उसका एक होता है व्यवस्था रहना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो पाता है। अब आप जब पढ़ेंगे ना इसके बारे में कृषि अर्थशास्त्र में, आपको अधिक तरह से जानकारियाँ मिलेंगी। इसमें भी होता है बांधने की भी व्यवस्था होता है। मान लीजिए इतना है जगह, है ना, अब यहाँ है कि आदमी इस जगह का सूटेबल यूज़ नहीं कर पाता है। अब इसी चीज़ को मान लीजिए इतना प्लॉट है ना, पीछे गड्ढा मरवा दिया, है ना, इसका जितना भी कूड़ा कचड़ा वगैरह सब हम यहाँ से ऐसे नाद बनवा दिया, ठीक है, जिसमें चारा वारा डालने के। अब यहाँ से भैंस बांधना चालू कर दिया, है ना।
इधर भी एक नाद बन गया और इधर भी एक डालने वाला। अब इसमें भैंस बांधा जाता है, इसका पूँछ एक तरफ रहना चाहिए और मुँह उस नाद की तरफ रहना चाहिए, ऐसे ऐसे व्यवस्था किया जाता है। तो ये सब हम कृषि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। और इसका ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि इसका जो भी है वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, गोबर वगैरह वगैरह, वो जाकर सीधे उस टैंक में जाकर भर जाए, और टैंक में भरेगा तो गोबर गैस बनेगा। तो ये सब हम कृषि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं।